हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन अपने इस माइनर फर्स्ट का जो लास्ट लेक्चर है, जिसको अपन लेक्चर नंबर 15 बोल रहे हैं, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद में आपका जो फर्स्ट माइनर वो फिनिश हो जाएगा। और इसके अंदर बच्चों अपन जो अपना एक्सरसाइज है वो अपन कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज है वो अपन डिस्कस करेंगे। यानी इस लेक्चर में अपन जो क्वेश्चंस है वो मेनली अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वेक्टर पे आते हैं और वेक्टर की जो स्टेज फर्स्ट है वो निकाल लो सब। मैंने आपको सोल्व करके आने के लिए बोला था, तो आपने ऑब्वियसली सोल्व कर ली होगी। तो अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो वेक्टर, वेक्टर पे अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट, ठीक है ना। तो वेक्टर, तो बच्चों वेक्टर का स्टेज फर्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे, से एक कण मूल बिंदु 0 0 से चल करके एक समतल एक्स वाई पर सरल रेखा में गति करता है। कुछ समय बाद इसके निर्देशांक √3,3 हो जाते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ में इसका कोण कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। से ये तो आपके पास में क्या देगा एक्स, और ये आपके पास में क्या देगा वाई हो देगा। और ये मान के इसलिए किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाता है, इस प्रकार से इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना देंगे आपके पास में √3, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना देगा आपके पास में 3 हो जाएगा। इसके बाद में प्रारंभिक बिंदु का अंतिम बिंदु से मिला देंगे। एक्स एक्स के साथ में कोण कितना देगा थीटा। तो यहाँ से आपके पास में टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स 3/√3, ये आपके पास √3। तो थीटा बराबर कितना देगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देवदान से क्या करे, ये कह रहा है कि सदिश ए सदिश बराबर 4ik + 3jk + 6kk तथा बी वेक्टर बराबर आपको ये दे रखा है कि परिणामी सदिश के समांतर इकाई सदिश क्या करना है। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। आई में आई को, जे में जे को और के में के को ऐड कर दो। ऐड कर दिया, फिर उसके बाद में एक सदिश प्राप्त होगा जिसको अपन बोलेंगे परिणामी सदिश। और फिर उसके बाद इसका एकांक सदिश आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस सदिश के अंदर इसी सदिश के परिमाण का भाग दे करके, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करे। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में 3 सदिश निम्न प्रकार प्रदर्शित है। एक तो ए वेक्टर बराबर 4ik - jk दे रखा है, और बी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है आपको बताओ -3ik + 2jk, और सी वेक्टर बराबर -kk दे रखा है। आई जे के एक्स वाई और जेड के सापेक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। इन सदिशों के संयोग के अनुदिश इकाई सदिश आर केफ होगा। देखो सुनो भाई, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर को, बी वेक्टर को, सी वेक्टर को ऐड कर दो। यानी तीनों के आई एक जगह, तीनों के जे एक जगह और तीनों के के एक जगह ऐड कर दो। तो ये तो आपके पास आर सदिश प्राप्त हो जाएगा, यानी परिणामी सदिश प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद इस परिणामी सदिश को इसी के परिमाण से डिवाइड कर दो तो आपको एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे करवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में चलो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका 5 हो गया, 6 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या करे। किसी वस्तु पर 3 बल चित्रानुसार कार्यरत है। तो ऐसे देखो ध्यान से, ये आपके पास में फोर्स लग रहे हैं कौन कौन से। 60 डिग्री पे लग रहा है 1 न्यूटन, 60 डिग्री पे, और इस प्रकार से 30 पे लग रहा है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन लग रहा है इस प्रकार से 30 डिग्री पे। और ये 2 न्यूटन लग रहा है भाई, ये इसकी डायरेक्शन लग रहा है। अब आपको बोला जा रहा है कि वाई दिशा में परिणामी बल होने के लिए निम्नतम अतिरिक्त आवश्यक बल क्या हो जाएगा। तो बच्चों आपको जो नेट फोर्स है वो वाई एक्स के अनुदिश सही है, तो इसके लिए आपको एक्स एक्स के अनुदिश जो फोर्स है उसको आपको 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स लेते हैं, अभी इसके घटक लेते हैं। तो चलो इसको घटकों में विभाजित करते हैं। 4 का इधर की तरफ घटक कितना देगा आपके पास है 4 cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, ये आपके पास है 2 आ गया। इस इधर की तरफ कितना देगा आपके पास है 4 sin 60, तो sin 60 कितना होता है बताओ। इधर की तरफ क्या देगा आपके पास है 4 sin 60, तो कितना देगा आपके पास में बताओ। सॉरी नहीं ये 1 है, 1
तो 1 का कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 यानी 0.5 हो गया ना, मैंने सोचा है 4 है। इसके बाद इसका इधर की इधर बताओ कितना हो जाएगा, 1 का √3/2, तो इसको अपन बोलेंगे √3/2। 4 का इधर की तरफ कितना हो जाएगा बताओ, 4 का इधर की तरफ 4 sin 30 कितना होता है 1/2, ये तो आपके पास 2 आ गया। और इसके बाद इधर की तरफ कितना हो जाएगा बताओ, इधर की तरफ प्लस 4 cos 30 √3/2, तो ये कितना देगा आपके पास 2√3 हो गया। या एक काम करते हैं यार, अपन इस 4 में से इस 2 को अपन माइनस कर देते हैं, तो इधर की तरफ 2 ही बचेगा ना, इसको अपन 2 लिख देते हैं, है ना, ये 2 हो गया। तो 2 का इधर की तरफ तो कितना देगा आपके पास 1, और इधर की तरफ कितना देगा आपके पास बताओ √3 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा √3। अब आपको बोला जा रहा है कि नेट फोर्स है वो आपको वाई एक्स के अनुदिश चाहिए, एक्स एक्स के अनुदिश आपको नेट फोर्स को 0 करना है। तो इधर की तरफ कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, इधर की तरफ कितना लग रहा है 0.5 लग रहा है। अगर इधर की तरफ आपने बाहर से 0.5 न्यूटन और लगा दिया ना, तो ये इधर की तरफ भी 1 हो गया, इधर की तरफ भी 1 हो गया, तो एक्स एक्स के अनुदिश जो फोर्स है वो तो 0 देगा, और जो आपके पास एफ नेट है ना वो वाई एक्स के अनुदिश प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अपन डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ाई थी उस वेक्टर के दौरान मैंने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 अपन डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, 3 बलों के निम्न समुच्चय किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, किस समुच्चय का परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आपके पास 3 बल है ए बी सी, तो अपन क्या करते हैं, इन 3 में से कोई से भी 2 को पकड़ते हैं, इन 2 को अपन ने पकड़ लिया, ठीक है ना, इन दोनों का माइनस कर दो, मतलब दोनों का अंतर कर दो, तो ये तो आपके पास मिनिमम हो गया। इन दोनों का प्लस कर दो, तो ये आपको मैक्सिमम प्राप्त हो गया। तो ये तो मिनिमम है और इसको अपन क्या बोल देंगे, मैक्सिमम बोल देंगे। अगर सी है वो इससे लेकर के इसके बीच में आ रहा है, तब तो आपका a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा भी। तो कोई से भी 2 को पकड़ो, उन दोनों का माइनस करो, इन दोनों का प्लस करो। तीसरा अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इस स्थिति में 0 हो सकता है। तो पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट क्या करें, 10 10 10 10 10 10, तो 10 माइनस 10 कितना देगा आपके पास है 0, 10 प्लस 10 कितना देगा आपके पास है 20, तो ये वाला 10 0 और 20 के बीच में आ रहा है क्या, यस, 10 10 20, 10 माइनस 10 कितना देगा 0, 10 प्लस 10 कितना देगा आपके पास है 20, 0 और 20 के बीच में 20 आ रहा है क्या, यस। तीसरा देखो 10 20 23, 10 20 23, 20 माइनस 10 कितना देगा 10, 20 और 10 कितना देगा आपके पास 30, 10 और 30 के बीच में 23 आ रहा है क्या, यस। चौथा देखो 10 20 40, 20 माइनस 10 कितना देगा 10, 20 प्लस 10 कितना देगा आपके पास है 30, बट क्या 40 है वो 10 और 30 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इस कारण से फोर्थ आंसर आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है ये देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20, ए वेक्टर से एफ वेक्टर तक 6 सदिश परिमाणों की दिशा को दर्शाए गए, कौन सा कथन इनके लिए सत्य है। तो ये तो आपको चेक करना है। अभी डायग्राम में आप देखते रहे, मेरी तरफ नहीं। पहला कह रहा है बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, तो देखो देखिए बी प्लस ई बराबर एफ नहीं हो सकता, बी प्लस सी बराबर एफ, बी प्लस सी बराबर एफ नहीं हो सकता, डी प्लस सी बराबर एफ, तो ये डी हो गया, प्लस सी बराबर एफ नहीं हो सकता। चौथा कह रहा है डी प्लस ई बराबर एफ, तो ये डी और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ई बराबर एफ, बिल्कुल ठीक है। कैसे अध्ययन से डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि डी वेक्टर यूं जा रहा है, ये तो आपका डी वेक्टर हो गया,
ई वेक्टर यूं जा रहा है, एफ वेक्टर यूं जा रहा है, तो डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है बेटा। तो ये स्टेज फर्स्ट के अंदर यही क्वेश्चंस थे मेनली। चलो एक क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 26 बता देता हूँ इसके अंदर, और एक मैं क्वेश्चन नंबर 30 आपको और करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन अपन करते हैं बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी बता देता हूँ। चलो तो बच्चों इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ो आप, क्या करें। ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो त्रिगुणनफल ए क्रॉस बी डॉट ए का मान कितना देगा। ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस जो बी है वो बेटा बी के भी परपेंडिकुलर होता है और ए के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपने ए क्रॉस बी का डॉट कर दिया ए के साथ में, तो ये आपको क्या देगा, 0 देगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद में देवदान से अगला क्या कर रहे हैं देवदान से, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्या कह रहे हैं देवदान से, क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे अपने को करना है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है आपके पास, ए बी साइन थीटा बराबर कितना देगा आपके पास, √3। ए डॉट बी क्या देगा आपके पास, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी से अपन ए बी को कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कितना देगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना देगा आपके पास, 60 डिग्री। तो आपको बोला जा रहा है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास, 2ab cos 60 कितना होता है, cos 60 भाई थीटा कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 कितना था आपके पास, 1/2। इसकी पावर कितना देगी, 1/2। 2 से 2 को काट दो तो ए बी, आंसर चला जाएगा इसका 4th। इसके बाद में देखो ध्यान से नेक्स्ट, चलो 31वां क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको मैं। 31वां क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या करे, ए cos थीटा आई के प्लस बी साइन थीटा जे के के लंबवत है। तो जो भी सदिश इसके लंबवत होगा तो उसका इस वेक्टर के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। अब पहले का डॉट करना, दूसरे का डॉट करना, तीसरे का डॉट करना, तीनों को डॉट करने से आपको प्राप्त होगा कि तीनों का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में 0 दे रहे हैं, तो तीनों ही लंबवत हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, 3 सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो संबंध ए डॉट बी बराबर 0, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी ए लंबवत है किसके, बी के। ए डॉट सी बराबर 0, यानी जो ए है वो लंबवत है किसके, सी के। तो ए सदिश किसके समांतर हो सकता है, तो क्या ए सदिश बी सदिश के समांतर हो सकता है क्या, नहीं, पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि सी सदिश के समांतर हो सकता है क्या, नहीं। बी डॉट सी के समांतर हो सकता है क्या, बी डॉट सी की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, अदिश होता है। तीसरा कह रहा है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी के समांतर हो सकता है। अगर आपने बी क्रॉस सी अगर आपने किया तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये बी वेक्टर के भी लंबवत हो जाएगी, और ध्यान से देखना, देखो ये है ना, ये सी वेक्टर के भी लंबवत हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा इसका 4th। तो ये आपकी स्टेज फर्स्ट होती है बेटा, फिनिश। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड देखो ध्यान से क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्या कर रहा है, दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके परिमाण समान है। यानी क्वेश्चन कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि ए बराबर बी, ए प्लस बी का परिमाण ए माइनस बी के परिमाण के n गुणे के बराबर है। तो
ए प्लस बी क्या देगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है बी स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है 2ab cos थीटा का रूट बराबर क्या देगा आपके पास n गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास 2ab cos थीटा। इसके बाद में ए और बी को आपको बराबर पुट करना है, तो क्या बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर n का स्क्वायर कर दो n स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आप एक काम करो 2a स्क्वायर को कॉमन लेकर के काट दो, तो 1 प्लस क्या देगा आपके पास कॉस थीटा बराबर क्या देगा आपके पास n स्क्वायर 1 माइनस क्या देगा कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करिए भाई इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर कॉस थीटा को एक तरफ ले आएँ, कॉस थीटा निकाल दो फिर उसके बाद में थीटा निकाल दो, इजी आ जाएगा भाई। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 वो अपन डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे देखो, चित्र में दर्शाए अनुसार OA, OB और OC का परिणामी कितना देगा। एक तो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, एक आपके पास है ये वेक्टर है, तो ये आपके पास O ये हो गया, B हो गया, ये आपके पास है C हो गया, ये वाला एंगल भी 45 ये वाला एंगल भी 45 हो गया, तो OA भी कितना देगा आपके पास R, ये भी कितना देगा आपके पास R, तो OA और OB इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ कितना देगा बताओ √2R, और OC भी कितना देगा आपके पास R, तो कितना देगा आपके पास √2 प्लस कितना देगा 1 इंटू R। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये अपन बाद में डिस्कस करते हैं, तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें बेटा। देखो ध्यान से, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर स्टेज सेकंड की अपन बात कर रहे थे वेक्टर में, टॉपिक का नाम है वेक्टर और इसकी स्टेज सेकंड पे अपन पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करे, 5वां कह रहा है कि P और Q का परिणामी कितना आपके पास R है, तो अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, देखो R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा का रूट हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर आपने Q का परिमाण दुगुना कर दिया तो नया सदिश और P के लंबवत हो जाता है, तो अपन लिख सकते हैं tan 90, थीटा 90 हो गया ना, अल्फा 90 हो गया, tan 90 बराबर कितना होता है अनंत, और बेटा जब भी अनंत आए तो अनंत को आपको लिखना है 1/0, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1/0 लिख देना है। और tan थीटा बराबर कितना होता है आपके पास में देवदन से किसके लंबवत हो जाता है, P के लंबवत हो जाता है, तो Q को आपने दुगुना कर दिया तो 2Q साइन थीटा बटे P प्लस क्या देगा आपके पास 2Q कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास देगा 2Q साइन थीटा, ये तो 0 आ गया ना, तो ये आपके पास देगा P प्लस क्या देगा आपके पास 2Q कॉस थीटा बराबर 0, तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा बराबर क्या देगा आपके पास माइनस का P बटे 2Q, और इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देवदान से, एक पक्षी 1-2 3 से 4 2 3 तक गति करता है, पक्षी की चाल कितनी भी 10 है, तो पक्षी का वेग आपको बताना है बच्चों। लो क्वेश्चन नंबर 6, तो वेग के पास में दो चीजें होती है, एक तो परिमाण रेखा होती है, दिशा होती है, तो सबसे पहले अपन आर वेक्टर निकालेंगे, आर वेक्टर अंतिम 4 - 1 कितना देगा आपके पास है 3IKF, 2 - 2 कितना देगा आपके पास है 4 प्लस कितना देगा आपके पास है 4JKF, 3 - 3 कितना देगा 0 देगा, तो ये आर वेक्टर हो गया। अब RKF निकाल दो तो कितना देगा आपके पास है 3IKF प्लस कितना देगा 4JKF बटे 5, और वेग अगर आपको निकालना है तो परिमाण तो कितना देगा 10, और दिशा क्या बन जाएगी 3IKF प्लस 4JKF डिवाइडेड बाई 5,
तो कितना देगा आपके पास है 6ik प्लस क्या देगा 8jkf। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, किस कोण पर दो बल x प्लस वाई और x माइनस वाई कार्यरत हो ताकि उनका परिणामी एक्स स्क्वायर प्लस, लो जी आपको ए तो दे रखा है कितना x प्लस वाई, बी आपको दे रखा है x माइनस वाई, और r बराबर कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास वाई स्क्वायर का रूट। तो अपन जानते हैं r बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो r बराबर क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट होता है। तो ए बी और r की वैल्यू पुट कर देना, cos थीटा देगा और यहाँ से थीटा निकाल देना, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 यह कह रहा है कि एक बिंदु पर लगने वाले दो बलों के परिमाणों का योग कितना 16 न्यूटन और ये इनके परिणामी कितने 8 न्यूटन, तो इनकी दिशा छोटे वाले बल के लंबवत है, तो बल होंगे देखो ध्यान से, इनकी दिशा छोटे वाले बल के लंबवत है। तो एक तो आपके पास a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ 16, और एक आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका जो परिमाण है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, ये तो जो रिजल्टेंट है ना वो छोटे वाले के लंबवत है। अभी ये तो आपके पास हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपके पास है b, और ये आपके पास हो जाएगा r। एक को तो मान लो x a प्लस बी बराबर 16, तो b को मान लो आप कितना 16 माइनस x, और r बराबर कितना दे रखा आपको बताओ 8। तो ध्यान से देखना, देखो ये लंब ये आधार ये कर्ण, तो 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल देना, तो x आ जाएगा a, और 16 माइनस एक्स कर देना, ये आपके पास हो जाएगा b। तो इस प्रकार से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद में इसके अंदर क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं बेटा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहे थे से, दो बिंदु ए वेक्टर बी वेक्टर को 0 4 -2 8 -4 ए सदिश से बी सदिश की ओर विस्थापन क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 20, ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, ए से बी की तरफ निकालना है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा आर बी ए वेक्टर बराबर आर बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास आर ए वेक्टर, तो बी में से ए को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ -2 से 0, तो माइनस का 2 आई के एफ, 8 में से 4 माइनस कर दो तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 4 जे के एफ, -4 से -2 माइनस कर दो तो कितना देगा आपके पास माइनस का 2 के एफ, ये आंसर आ जाएगा। और क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कर रहा है 23, ए सदिश बी सदिश थीटा कोण पर स्थित है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्रम से ए वेक्टर के साथ एल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, तो टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, ये आपको पता करना अभी। तो चलो करते हैं टेन एल्फा। बेटा टेन एल्फा बराबर क्या होता है, टेन एल्फा बराबर किसके साथ में, ए के साथ में कोण ना, बराबर क्या होता है आपके पास है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस क्या देगा आपके पास है बी कॉस थीटा, और इसी प्रकार से टेन बीटा बराबर यह देगा आपके पास है बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस क्या देगा आपके पास है बी कॉस थीटा। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पर भी आपने ए लिखा है यहाँ पर भी आपने ए लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्फा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए के साथ में एंगल है, और बीटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ए के साथ में कोण है। तो टेन एल्फा टेन बीटा को जोड़ देना, तो ये ए प्लस बी कोस थीटा, ये ए माइनस बी कोस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एलसीएम आ जाएगा, फिर सोल्व करना आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, ये भी अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 26वां क्या कहता है देवदान से, 26वां एक्स वाई जेड निर्देश में पक्ष ये वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठता है, पक्ष का विस्थापन सदिश दिया जाएगा। लो जी ये तो करना ही क्या है, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देना, 7 माइनस -3 तो कितना देगा आपके पास है 10 आई के एफ, -2 -4 तो कितना देगा माइनस का 6 जे के एफ, और उसके बाद -3 -3
तो कितना हो जाएगा 10 आई के एफ और माइनस 6 जे के एफ, खत्म। स्टेज सेकंड आपकी होती है फिनिश। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से देख लो। चलो बच्चों स्टेज थर्ड के अंदर अपन आते हैं। तो स्टेज थर्ड के अंदर सबसे पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान से। दिया गया कि पी सदिश प्लस क्यू सदिश प्लस आर सदिश बराबर कितना आपके पास 0 है। इनमें से दो सदिश समान परिमाण के हैं तथा तीसरे सदिश का परिमाण दोनों में से किसी एक का अंडर 2 गुना है। तो इन सदिशों के मध्य कोण कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे मतलब ये आपके पास में कितना हो जाएगा ए, और ये भी कितना देगा आपके पास ए, और तीसरे का परिमाण है वो किसी एक का अंडर 2 गुना है, √2a। तो इन दोनों के बीच का कोण तो कितना देगा बताओ 90। ये वाला कोण कितना देगा आपके पास बताओ 135, और ये वाला कोण भी कितना देगा आपके पास 135। क्वेश्चन नंबर 4 पांचवा देखो क्या करें। पांचवा, ए सदिश तथा बी सदिश दो सदिश है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक तो आपके पास है ए प्लस क्या देगा आपके पास है बी, और इसके बाद क्रॉस हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं भी, इस ए वेक्टर को इसके साथ में क्रॉस करते हैं। तो ये आपके पास जाएगा ए वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास है ए वेक्टर, ठीक है ना। और इसके बाद में इसको अपन क्या करते हैं भी इसके साथ में क्रॉस करते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। फिर बी वेक्टर को इसके साथ में करते हैं तो प्लस क्या देगा आपके पास में, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर अपन बी को बी के साथ में करते हैं तो माइनस क्या देगा आपके पास में बी वेक्टर क्रॉस क्या देगा आपके पास में बी वेक्टर देगा। तो ए का ए के साथ में क्रॉस क्या देगा बताओ 0, बी का बी के साथ में क्रॉस भी क्या देगा 0। अब यहाँ पर आपके पास है क्या भी ए क्रॉस बी, और ये आपके पास है क्या भी बी क्रॉस ए। तो इस ए क्रॉस बी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ बी क्रॉस ए माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी बी क्रॉस है तो इसका क्या देगा आपके पास है 2 गुना। तो 2 इंटू बी क्रॉस ए बन जाएगा बेटा। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। 7वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो 7वां क्वेश्चन, सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर ये आपको दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो बेटा लंबवत कब होते हैं, जब दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 करना है। तो कर दो डॉट 0 कर दो, तो आई को आई से कर दो तो cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू कितना देगा आपके पास है cos ओमेगा टी बटे 2, और प्लस क्या देगा आपके पास में sin ओमेगा टी बटे 2। इसको आपको 0 करना है, ठीक है ना। तो कर देना, इसको सोल्व कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में इसके अंदर कोई मेरे को ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 10 और बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या करे अभी, ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, कौन थीटा है। तो ऑप्शन दे रखे सदिश ए का घटक बी के अनुदिश। तो ये तो आपके पास में बी हो गया, ये आपके पास ए हो गया, ये कौन थीटा हो गया। तो ए का बी के अनुदिश घटक क्या देगा आपके पास ए cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर के अनुदिश तो बी केफ। तो ए cos थीटा और बी केफ को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ आई के प्लस क्या देगा जे के बटे √2, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। तो ये आपका वेक्टर वाला जो पोर्शन है वो लगभग मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। और वेक्टर सोल्व करने के बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, इसी के अंदर जो 1D है उसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। 1D की जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान सोल्व करवा दिए, ठीक है ना। बाकी कुछ और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन मॉड्यूल डिस्कस करते हैं 1D का। तो 1D का मॉड्यूल निकाल लीजिएगा, आप आ जाए पेज नंबर 82 पर। पेज नंबर 82 से अपन बात करते हैं। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखना ध्यान से देखो, स्टेज फर्स्ट
टॉपिक का नाम हो जाएगा आपके पास 1D और इसकी स्टेज फर्स्ट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देवदान से, ये कहता है कि एक शराबी एक सीधी सड़क पर चल रहा है, वह 5 कदम आगे चलता है फिर 3 कदम पीछे हट जाता है, इसी प्रकार चलता रहता है। उसका एक कदम है वो 1 सेकंड में 1 मीटर लंबा होता है और फिर उसके बाद उसके चलने के प्रारंभिक बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर स्थित आपके पास में कोई भी एक गड्ढा है, तो उस गड्ढे के अंदर ही कितनी देर बाद में गिर जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो चलो अपन देखते हैं, आंसर देखना। देखो 5 कदम तो आगे चलता है, 3 कदम पीछे चलता है और 11 मीटर अपने को लेके आना अभी। तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले वो क्या करता है, 5 कदम आगे चलता है तो प्लस का 5, फिर 3 कदम पीछे चलता है तो माइनस का 3, फिर 5 कदम आगे चलता है तो प्लस का 5, फिर 3 कदम पीछे चलता है तो माइनस का 3, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे चलता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे चलता है, इसी प्रकार से चलता जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इसका रिजल्ट है वो चेक करते हैं। देखो ध्यान से, तो इसका रिजल्ट देखो ध्यान से, ऐसे आ जाएगा कि 5 कदम आगे चला तो 5, 3 वापस पीछे चला गया तो 2, 2 में 5 जोड़ दो, ये कितना देगा आपके पास है 7, 7 में से 3 गया कितना देगा आपके पास है 4, 4 के अंदर 5 गए कितना देगा आपके पास है 9, 9 में से 3 गए कितना देगा आपके पास है 6, 6 के अंदर 5 जोड़ दो कितना देगा आपके पास है 11। अब ध्यान से देखो, देखो 6 और 5 कितना देगा 11, और 11 मीटर पर जैसे ही वो गड्ढे के पास में जाएगा, 11 मीटर दूरी पर गड्ढा है तो वैसे गड्ढे के अंदर गिरेगा, फिर उसके बाद में इसको ये आगे चलने की जरूरत है पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक बार गड्ढे के अंदर गिर गया ना तो फिर उसके बाद में पीछे वापस चलने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी इसको। तो कितना टाइम लगेगा, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 13 और 3 कितना देगा 16, 16 और 5 कितना देगा 21, 21 और 3 कितना देगा बताओ 24, 24 और 5 कितना देगा आपके पास में 29। तो आंसर कितना देगा आपका 29 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। देखो क्या करे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखा है। देखो ध्यान से, यह करे कि एक सीधी रेखा में गति करता हुआ एक कण आधी दूरी 3 मीटर पर सेकंड से तय करता है। तो ये 11वां क्वेश्चन देख रहा हूं मैं यहाँ पे, आधी दूरी है ना, ये तो किससे तय करता है बताओ, आधी दूरी तय करता है 3 से, और फिर उसके बाद अगली जो आधी दूरी है ना वो 2 समान समय अंतरालों में 4.5 है, यहाँ पे कितना 4.5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास है 7.5। अब यहाँ का यहाँ का टाइम बराबर है, तो इन दोनों का अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास है 4.5 प्लस 7.5 बटे 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, क्योंकि देखो ध्यान से इसमें और इसमें टाइम बराबर लगता है, तो T1 T2 अगर बराबर है तो V1 प्लस V2/2 लगता है, तो ये आपके पास है 6 आ गया। अब ये 6 और ये 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आधी, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो V एवरेज बराबर कितना होता है आपके पास है 2 × 3 × 6 अपॉन कितना देगा आपके पास है 3 + 6, तो कितना बन जाएगा बताओ, ये आपके पास है 18, 18 × 2 कितना देगा 36, 36 बटा 6 + 3 कितना देगा 9, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4, 4 आंसर आ गया अभी। चलो इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करे, ये कह रहा है कि ए बराबर माइनस का एस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो आपको इसका विस्थापन पूछा जा रहा है, तो अपन जानते हैं कि v बराबर कितना देगा, इसका अवकलन इसका समाकलन कर दो, तो माइनस का एस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का क्या होता है बताओ, ये आपके पास होता है साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, ये माइनस का कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा, तो एक ओमेगा से अपन एक ओमेगा को काट देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा एस ओमेगा कोस ओमेगा टी। उसके बाद यदि आपको विस्थापन चाहिए x, तो इसके लिए आपको वेग का समाकलन करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में ध्यान से एस ओमेगा और कोस ओमेगा टी का अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा को काट दो, तो एस साइन ओमेगा टी, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है v बराबर कितना देगा 180 माइनस कितना देगा 16x की पावर 1/2, इसका त्वरण आपको पूछा जा रहा है।
तो v बराबर कितना देगा आपके पास में 180 माइनस का 16x इसकी पावर 1/2। ठीक है ना, इसका त्वरण आपको याद करना है अभी। तो त्वरण कैसे निकाल सकते हैं अभी, a बराबर कितना देगा आपके पास में v dv अपॉन dx करके। तो v तो कितना देगा 180 माइनस का 16x इसकी पावर कितना देगी 1/2 और dv बाई dx इसका कर देंगे। तो इसका कितना देगा आपके पास 180 माइनस का देगा आपके पास में 16x इसकी पावर 1/2 माइनस कितना देगा आपके पास में 1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 1/2, तो नीचे आकर के प्लस का 1/2 देगा। तो 180 माइनस का देगा आपके पास में 16x इसकी पावर कितना देगी 1/2। 180 का कितना देगा 0 और माइनस 16x का कितना देगा आपके पास में माइनस का 16। ठीक है ना, ये बन जाएगा अभी। तो देख लो, इसको अपन इससे काट देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, बताओ। a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 16x की पावर 1/2। तो 180 का तो 0 हो गया और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में 16x। ठीक है ना, 16x का कितना हो गया माइनस का 16 हो गया। अब इसके अंदर कहीं गड़बड़ हुई है कि एक बार अपन दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो a बराबर कितना देगा आपके पास, बताओ। a बराबर क्वेश्चन 16x की पावर 1/2। तो v बराबर ये आ गया। तो a बराबर कितना था v dv अपॉन dx। तो v तो कितना देगा 180 माइनस 16x की पावर 1/2 और dv अपॉन dx कर देंगे अपन। ठीक है ना, तो dv अपॉन dx कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका अपन x के सापेक्ष करते हैं तो 180। अच्छा, इसकी पावर जो 1/2 है ना वो आगे भी तो आएगी ना, तो 1/2 आगे भी आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे अपन। तो ये आपके पास कितना देगा माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है ना, तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कण का स्थिति सदिश r बराबर कितना देगा आपको r0 1 माइनस कितना देगा आपके पास में 80 इंटू क्या देगा आपके पास में t। तो r बराबर कितना देगा आपके पास r0, ये आपके पास में t माइनस कितना देगा आपके पास 80 स्क्वायर। ये हो गया भाई। तो आपको बोला जा रहा है कि कण कितने समय पश्चात प्रारंभिक स्थिति पर लौट आएगा। तो प्रारंभिक स्थिति पर लौट आने का मतलब है कि इसका विस्थापन अपने को 0 करना है। और विस्थापन 0 करने का मतलब ये हुआ कि आप r को इसको क्या कर दोगे, आप 0 कर देंगे। और r को अगर अपन 0 कर देंगे ना तो इस स्थिति में t बराबर कितना देगा 1/a आ जाएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 20 में कण का वेग क्या होगा जब ये प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो इसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसका एक बार अपन समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो v बराबर कितना देगा r0 का, तो r0 हो गया। t का कितना देगा आपके पास 1 और a t स्क्वायर, इसका कितना देगा आपके पास 2a इंटू टी। तो इसके अंदर आपको t बराबर कितना पुट करना पड़ेगा, t बराबर पुट करना पड़ेगा 1/a। तो ये अपने को वेग प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये बात हो गई। और अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 20 में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने में कण को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आपको टोटल डिस्टेंस पूछ रखी है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि वेग 0 कब होता है। तो वेग 0 कब होता है बताओ। वेग 0 करने के लिए अपन इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर दो। तो टाइम कितना देगा आपके पास, t बराबर 1/2a आ जाएगा। कितना देगा 1/2a। अब बेटा इसके अंदर t बराबर कितना पुट कर देंगे अपन 1/2a पुट कर देंगे। इसमें टाइम कितना पुट कर देंगे 1/2a। तो यहाँ से आपके पास r आ जाएगा। तो ये r डिस्टेंस तक जाता है और r डिस्टेंस तक वापस आता है। तो इसके अंदर 1/2a पुट करने से जो आपके पास डिस्टेंस आती है ना उसका दुगुना कर देना, उतनी दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन लग रहा है बताने लायक। बाकी इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा रखे हैं। तो बस यही क्वेश्चंस हैं जो मेरे को बताने थे इसके अंदर। ठीक है ना, तो स्टेज फर्स्ट है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो मेरे को करवाने थे वो मैंने करवा दिए। ठीक है बेटा, देख लो इनको आप। चलो बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 5। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना,
इसका आप एक काम करना भी, इसका आंसर है वो याद कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ना वो आप याद कर लेना, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक कण एक समान त्वरण से गति करता है तथा v1 v2 v3 क्रम से 3 क्रमबद्ध समयांतरालों t1 t2 t3 में औसत वेग है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो ध्यान से देखना, देखो यहां से लेकर के यहां तक का समयांतराल कितना देगा आपके पास है t1, यहाँ का कितना देगा t2 और यहाँ का कितना देगा t3। यहाँ का जैसे मान के चलेगा औसत वेग कितना देगा आपके पास में, यहाँ का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना देगा आपके पास में, इसको अपन मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, 0 हो गया। तो यहाँ का कितना देगा आपके पास है t1, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। तो यहाँ का वेग कितना देगा आपके पास a इंटू t1 प्लस t2, और यहाँ का वेग कितना देगा आपके पास a इंटू t1 प्लस t2 प्लस क्या देगा आपके पास t3। अब देवदान से यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत वेग, एक समान त्वरण से गति करता है तो औसत वेग अपन कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो यहाँ से यहाँ तक का औसत वेग कितना देगा आपके पास में v1, तो v1 बराबर कितना देगा 0 प्लस कितना देगा आपके पास a t1 बटे 2। ये अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कितना बन जाएगा आपके पास a t1 बटे 2। इसके बाद अपन बात करते हैं v2 की, तो v2 बराबर क्या देगा, ये वाला वेग प्लस ये वाला वेग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे a t1 प्लस a t1, तो 2a t1 प्लस a t2 बटे 2। इसके बाद में बात करते हैं v3, v3 बराबर क्या देगा आपके पास 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस क्या देगा आपके पास a t3 बटे 2, ठीक है ना। इसके बाद में अपन एक काम करते हैं भाई, अपने को क्या करना है भाई v1 माइनस v2 ये करना है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, इसमें से अपन या v2 माइनस v1 कर देते हैं अपन इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में v2 माइनस v1 बराबर, तो v2 माइनस v1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये आपके पास में कितना हो जाएगा a t1 बटे 2, तो a t1 बटे 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में देवदान से a t1 बटे 2। तो इसको अपन बोल सकते हैं a t1, या इसको अपन बोल सकते हैं a t1 प्लस t2 बटे 2। और इसी प्रकार से इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे तो क्या देगा आपके पास में v3 माइनस क्या देगा v2 बराबर, तो क्या बन जाएगा 2a t1 से 2a t1 कट जाएगा तो कितना देगा आपके पास a t2 प्लस t3 बटे 2। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा v2 माइनस कितना देगा v1 अनुपात v3 माइनस क्या देगा आपके पास में v2 बराबर कितना देगा आपके पास t1 प्लस t2 अनुपात कितना देगा आपके पास t2 प्लस क्या देगा आपके पास t3। ये बात होगी भी, ठीक है ना, कर देना बस, आंसर आ गया। इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो ध्यान से, ये कहता है कि दो स्टेशनों के बीच में एक ट्रेन पहले एक समान दर से त्वरित होती है, उसके पास नियत वेग से चलती है, अंत में एक समान दर से मंदित होती है। यदि गति की तीनों अवस्था में लगे समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1:8:1, तथा ट्रेन द्वारा प्राप्त अधिकतम चाल कितनी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आपको ज्ञात करनी है भी। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर त्वरण भी है और मंदन भी है, तो अपन इसको वीटी ग्राफ से सोल्व करेंगे। ये v हो गया, ये आपके पास t हो गया। तो पहले इस प्रकार से त्वरित, फिर एक समान वेग से चलती है, फिर मंदित हो गई। ये वाला टाइम कितना देगा, इसको अपन बोलेंगे t, इसके बाद इसको अपन क्या बोल देंगे बताओ 80, इसको अपन क्या बोलेंगे t, इसको अपन क्या बोल देंगे 60 बोल देंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो ये आपको 60 दे रखा है, तो आपको औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, तय की दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसके नीचे का एरिया निकाल करके। तो इसके नीचे का एरिया कैसे निकाल सकते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना देगा 80, और ये टोटल कितना देगा आपके पास में 10t। तो 80 + 10t कितना देगा बताओ 18t, इंटू कितना देगा इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितने देगी 60 बटा तय दूरी बटा लगा समय। तो लगा समय कितना देगा आपके पास बताओ, ये हो जाएगा 10t हो जाएगा, कितना देगा 10t। तो इसको सोल्व कर देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद में भाई क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे कई क्वेश्चंस में हो सकता है आपको डाउट भी है, वो आपको खुद को ही सोल्व करने हैं, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो उसको 2 बार 3 बार ट्राई करें क्वेश्चन। इसको सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ करके फिर उसके बाद उसको आप दोबारा से ट्राई करें बेटा, ठीक है ना, तब जाकर के बात बनेगी। या उसके रिगार्डिंग थ्योरी देखें, उसके जैसा कोई क्वेश्चन है वो आप देखें, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज 3 की बात करते हैं। चलो स्टेज 3 पे आते हैं अपन। तो स्टेज 3 के अंदर सबसे पहले चलो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बाजीगर 4 गेंदों को गति को संभालते हुए उनमें से प्रत्येक को अपने हाथ से 20 मीटर की ऊंचाई तक उछालता है। गेंदों के बीच उचित दूरी के लिए कितना समयांतराल होना चाहिए। बात सुनना भी। देखो ऐसा है कि बाजीगर है वो 4 गेंदों को हवा में रखता है। 4 गेंदों को हवा में कैसे रखता है, जैसे ये तो आपके पास हो जाएगी पहली गेंद, इसके बाद ये हो जाएगी आपके पास दूसरी गेंद, ये तीसरी गेंद हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, फिर ये चौथी गेंद होगी, फिर उसके बाद ये 5वीं गेंद होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 के बारे में बोला जा रहा है, आपने 5 कैसे बना दी इसके अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, 4 गेंदों को तो हवा में रखता है, 5वीं गेंद जैसे हवा हाथ में आती है ना, वैसे पहली गेंद को ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो 5वीं तो हाथ में मान लो, और पहली गेंद उसको हवा में मान लो। हवा में तो 4 ही गेंदें यहाँ पे। इस प्रकार से गेंद को फेंकता है, ये ऊपर की तरफ जाती है, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ इस प्रकार से यूँ आ जाती है, और जैसे 5वीं गेंद हाथ में आती है ना, वैसे पहली गेंद को ये वापस फेंक देता है, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट कितनी देर की है आपको बताओ, 20 मीटर देर की है। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा u। तो h बराबर कितना होता है आपके पास है u स्क्वायर अपॉन कितना होता है 2g। तो यहाँ से u बराबर कितना होता है बताओ, √2gh। g कितना देगा 10, h कितना देगा आपके पास है 20। तो सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपके पास है u आ गया, अभी प्रारंभिक वेग आ गया, ठीक है ना। तो इसको तो अपन क्या बोल देंगे, प्रारंभिक वेग बोल देंगे u। अब सुनना ध्यान से, ये कह रहा है कि 2 गेंदों के बीच में समयांतराल आपको पता करना है। तो अपन एक काम करते हैं अभी, अगर इसको अपन 20 से फेंकेंगे तो इसको 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना हो जाएगा 1 सेकंड, और इन दोनों के बीच का अंतराल भी कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि 2 क्रमागत गेंदों के बीच का समयांतराल कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 1 सेकंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 और 10, इसका मैं पहले आपको सोल्व करवा चुका हूँ, ठीक है ना। चलो इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, ये भी मैं आपको बेटा सोल्व करवा देता हूँ। तो 17वां क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से। पैराशूट की सहायता से उतरने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से कूदता है। पैराशूट खुलने से पहले वह 10 सेकंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, ठीक है ना। पैराशूट खुलने के बाद में 2.5 मीटर पर सेकंड इस करके शुद्ध मंदन से उतरता है। यदि वह हवाई जहाज से 2495 मीटर की ऊंचाई से कूदता है, जी को 10 लेना, जमीन पर पहुंचने पर उसका वेग कितना हो जाएगा अभी। तो बात सुनना भी, 2495 से कूदा, इतनी हाइट से कूदा। सबसे पहले देना से इसका u बराबर कितना हो जाएगा 0 देगा। 10 सेकंड तक ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। तो 10 सेकंड में इसका विस्थापन कितना देगा, s बराबर ut कितना देगा 0 प्लस 1/2, a कितना देगा 10, d कितना देगा 10, 10 का स्क्वायर कितना देगा 100। तो ये आपके पास में कितना देगा 10/2 5, तो 500 मीटर तो ये कूद चुके हैं। अब 2495 था ना, इसमें से 500 को माइनस कर दो, तो ये आपके पास रहेगा 1995 मीटर।
ये बची हुई डिस्टेंस हो गई भी। अभी इसको इतनी ऊंचाई और नीचे आना है, और 10 सेकंड बाद इसका जो वेग अगर अपन निकालेंगे तो वेग कितना देगा आपके पास में, v बराबर u कितना देगा 0, a कितना देगा 10 × 10 बराबर कितना देगा 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये, यहाँ पे इसका u बराबर 0 और यहाँ पे इसका u बराबर कितना देगा 100 मीटर पर सेकंड, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितने देगी आपके पास है 500 मीटर। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आता है, ये धरातल। अब ये दूरी कितनी बच गई बताओ 1995 मीटर पर सेकेंड मीटर, और यहाँ पर इसका आपको वेग पता करना है। अभी वेग तो लगा देते हैं तीसरा समीकरण, v² बराबर u² प्लस 2as। तो v² तो आपको पता करना है बराबर u², u कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया, प्लस 2, a कितना दे देगा आपको बताओ माइनस का 2.5 इंटू एस कितना देगा आपके पास में 1995। तो इसको सॉल्व करके आप v की वैल्यू निकाल देना बेटा, ठीक है ना, ये बात होगी। और बस ये आपका जो मॉड्यूल है वो डिस्कस होता है। अब बेटा इसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करें। इसके अंदर जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद ट्राई करें। अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है तो उसको एक बार ढंग से पढ़ें, उसके कंसेप्ट को आप समझें, फिर उसके बाद में एक बार फिर ट्राई करें। फिर भी अगर नहीं होता है तो इस स्थिति में आप उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है जिसके आपने नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर आप देखें, ठीक है ना। और फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद उसकी क्वेश्चन की फ़ोटो खींच करके आप इंस्टीट्यूट में भेज दें, आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये अपना जो लेक्चर नंबर 15 है वो फिनिश होता है, और आपके जो फर्स्ट माइनर है इसका सिलेबस कंप्लीट होता है। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें आप।